नमस्कार, सलाम, बोलते शब्द बेबाक भाषा के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। आज मैं आपके सामने लाया हूं आमिर की कहानी। अब्बू कहते थे कि न्याय पाने के लिए सोने के हाथ होने चाहिए और पैर लोहे के। मतलब यह बहुत महंगा होता है और बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है। लेकिन आमिर और आमिर के अब्बू जो एक बात नहीं कह पाए वो मैं कह देता हूँ कि आज की तारीख में न्याय पाने के लिए सोने के हाथ और लोहे के पैरों के अलावा आपको मुसलमान नहीं होना चाहिए। आपको हिंदू होना चाहिए, अपर कास्ट हिंदू, और वो भी हिंदुत्ववादी। जी हाँ, आज ये हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की सच्चाई है। कई रिपोर्ट बताती हैं कि आज भी हमारी जेलों में सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक, खासकर मुसलमान और दलित पिछड़े ही बंद हैं, जो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सालों से लड़ रहे हैं। या बहुतों ने तो लड़ाई भी छोड़ दी है और जेल को ही उन्होंने अपनी नियति मान लिया है, क्योंकि वे गरीब हैं। उनका कोई पैरोकार नहीं, कोई जमानती नहीं, कोई वकील की फीस भरने वाला नहीं। ऐसा क्यों है? यह आपको आमिर यानी मोहम्मद आमिर खान की कहानी आतंकवादी का फर्जी ठप्पा, ये जो किताब मेरे हाथ में है, इसे पढ़कर ही समझा जा सकता है। एक भारतीय मुसलमान नौजवान को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 14 साल लगे। 14 साल का संघर्ष करना पड़ा। 14 साल का मतलब आप समझते हैं? पूरी जवानी खर्च करना। और अब भी वो पूरी तरह बरी हो गया हो, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि 2-3 केस में वो बाइज्जत बरी होने के लिए ऊपरी अदालत में लड़ाई लड़ रहा है। और फिर हमारा समाज, क्या एक युवक, खासकर मुसलमान युवक जो आतंकवाद जैसे गंभीर आरोप में 14 साल जेल काट कर आया हो, भले ही बेगुनाह हो, भले ही कोर्ट ने कहा हो कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, भले ही मानवाधिकार आयोग ने कहा हो कि उसे फंसाया गया है, उत्पीड़ित किया गया है, लेकिन क्या हमारा समाज उसे फिर पहले सी इज्जत और जगह दे पाता है? और फिर ना राज्य, ना अदालत, ना मानवाधिकार आयोग, ना हम, ना आप उसकी जवानी के बेशकीमती 14 साल लौटा पाएंगे कभी? आमिर की किताब या आत्मकथा या बीती आतंकवादी का फर्जी ठप्पा इसी साल यानी 2024 में दिल्ली के गुलमोहर किताब प्रकाशन से आई है। इसका इसी विश्व पुस्तक मेला में विमोचन हुआ। यह किताब साल 2016 में लिखी गई थी। अंग्रेजी में इसका नाम था फ्रेम्ड एज ए टेररिस्ट, माई 14 ईयर्स स्ट्रगल टू प्रूव माई इनोसेंस। नागरिक अधिकार कार्यकर्ता नंदिता हक्सर ने आमिर से उसकी कहानी सुनकर उसे अंग्रेजी में बयान किया। अब हिंदी अनुवाद अर्थशास्त्र के अध्यापक रहे राजेंद्र चौधरी ने किया है। इसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस अखबार लिखता है, यह किताब उन सैकड़ों मुसलमान व्यक्तियों की कहानी है जिन्हें झूठे आरोप गढ़कर भारत भर में जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। आमिर की किताब महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आतंकवाद से जुड़े मामलों की छानबीन के पीछे के उन अलिखित तरीकों को बेनकाब करती है जिन्होंने बड़ी खामोशी से कानून की किताबों में लिखे तरीकों की जगह ले ली है। मुझे इस किताब की कोई समीक्षा नहीं करनी, क्योंकि ये कोई ख्याली कहानी नहीं, रंगीन कहानी नहीं, कोई फिक्शन नहीं। ये एक सच्ची कहानी है, कड़वी सच्चाई की कहानी। यह आप बीती है जो पन्ना दर पन्ना, परत दर परत खुद भारतीय राज्य व्यवस्था के क्रूर चेहरे को बेपर्दा करती है। हालांकि आखिर में एक उम्मीद भी बचाए रखती है, शायद यही आमिर और आमिर की कहानी की अच्छाई है। मगर ये उम्मीद भी कब तक? आतंकवादी का फर्जी ठप्पा पुरानी दिल्ली की गलियों में रहने वाले एक सामान्य नौजवान व्यक्ति के खौफनाक व दिल दहलाने वाली कहानी है। उसका पुलिस ने अपहरण कर लिया था
और उस पर आतंकवादी होने का फर्जी ठप्पा लगाकर उसे तकरीबन 14 साल तक जेल में डाले रखा। समाज सेवी और पूर्व आईएएस अधिकारी हर्ष मंडल लिखते हैं, भीषण अन्याय और यंत्रणा का यह अत्यधिक खौफनाक व हिला देने वाला संस्मरण दरअसल सहनशीलता, प्रेम व उम्मीद की भी विलक्षण कहानी है। कानून के जानकार और नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च हैदराबाद के पूर्व वाइस चांसलर फैजान मुस्तफ़ा लिखते हैं, आमिर और आतंकवाद से जुड़े मामले में कई अन्य लोगों की रिहाई यकीनन आश्वस्ति देती है, लेकिन कई अन्य निर्दोष लोग इतने किस्मत वाले नहीं होते। निर्दोष साबित होने तक दोषी मानने की प्रवृत्ति हमारे अपराध कानून में निहित वैधानिकता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। पूर्व प्रोफेसर और सांप्रदायिक सद्भाव कार्यकर्ता राम पुनियानी ने आमिर की कहानी हिंदी में आने पर खुशी जताते हुए कहा कि आमिर की दुखद कहानी सिस्टम की संवेदनहीनता का प्रतिबिंब है। किताब यह भी बताती है कि वैश्विक ताकतों और सांप्रदायिक तत्वों द्वारा खड़े किए गए सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव कैसे किसी सामान्य व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। यह किताब पढ़ना क्यों ज़रूरी है? लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता नवशरण सिंह लिखती हैं, यह सिर्फ अंग्रेजी किताब का अनुवाद भर नहीं है। अंग्रेजी की किताब पहली बार 2016 में आई, हिंदी संस्करण 2024 में प्रकाशित हुआ। पिछले 8 साल हिंदुस्तान और उसके साथ जुड़े आमिर के मुस्तकबिल के लिए नई चुनौतियां लेकर आए हैं। इन सालों में देश किसी अमृतकाल में दाखिल हो चुका है और आमिर की बेटी 8 साल की हो गई है। प्रकाशक की ओर से गुलमोहर किताब के अजय सिंह, जो खुद एक कवि, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक हैं, लिखते हैं, इस समय भयानक खौफ व असुरक्षा का माहौल है जो पिछले 10 सालों से देश पर काबिज हिंदुत्व फासीवादी सत्ता के शासन में लगातार हमारी जिंदगियों पर हावी होता गया है। यह उस माहौल से बिल्कुल अलग है जब आमिर गैर कानूनी तरीके से जेल में थे और उससे भी अलग जब वह कैद से बाहर निकले ही थे। जिस हिंदुत्व फासीवादी समर्थक विचारधारा ने आमिर को जेल में डाला वह अब संस्थागत रूप ले चुकी है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसका विस्तार ही होता चला गया है। हमारी आज़ादी पर शिकंजा और सख्त होता जा रहा है। ऐसे वक्त में इस हिंदी अनुवाद की अहमियत और बढ़ जाती है। इस संस्करण में शामिल आमिर का पुनर्कथन उन सवालों को भी सामने लाता है जिनसे वह आज घिरे हैं। जिंदगी के सिरों को फिर से थामने की कवायद, ये उनका शीर्षक है। आमिर कहते हैं, मेरी रिहाई के बाद का सफ़र बहुत आसान नहीं रहा है। रिहा हुए अब 10 साल बीत चुके हैं। मेरी ज़िंदगी आगे की ओर अग्रसर है, लेकिन बेहतर भविष्य की आस और खुशनुमा सपनों के लिए संघर्ष अब भी जारी है। आमिर को यह भी चिंता है कि उनकी बेटी किस माहौल में बड़ी हो रही है। इस दौर और तौर में भी अपनी बेटी अनुषा को वो एक दयालु और बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। आमिर कहते हैं, अनुषा के लिए मेरा लक्ष्य ऐसी शिक्षा देना भर है कि वह इंसानियत को सबसे आगे रखे। उसके मन में सभी के लिए सम्मान, बराबरी और प्यार हो। वह दयालु और पर्यावरण प्रेमी हो, यानी उसमें वे सभी गुण और संस्कार हों जो मैंने अपनी अम्मी, अब्बू और आलिया से पाए हैं। आलिया आमिर की जीवन साथी हैं। वे उनका भी बार बार शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उनका जीवन संभाला। और हम आमिर और उनके पूरे परिवार का शुक्रिया जताते हैं कि अपने साथ हुई बर्बरता, मानवीयता और 14 साल जेल के अंधेरे से निकलने के बाद भी वह उम्मीद की रोशनी से लबालब हैं और अपनी अच्छाई के साथ खड़े हैं। मैं अपनी बात अपनी ही एक कविता के एक छोटे से अंश से करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने भी झेला है जाति का दंश, अपनी पीठ पर झेला है धर्म का कोड़ा, जिन लोगों से छीन लिए गए हैं उनके जल, जंगल, ज़मीन, उनसे देश मांगता है माफ़ी। वे कृपया अगली कतार में बैठें और करें हमारा इंसाफ।
शुक्रिया।